दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरडी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, इसीलिए आपकी क्लास करा रहा हूँ। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं आपकी क्लास को। हम लोग जो चला रहे थे वैदिक सप्ताह के बारे में, वैदिक काल जो चल रहा था हमारा 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के लिए, तो उसके एक टॉपिक बचा हुआ था आपका विशेषता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यूपीएससी और यूपीएससी में तो जरूर ही पूछा जाता है, आपके वनडे एग्जाम में भी वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि क्वेश्चन के आने में परिवर्तन हुआ है। जो क्वेश्चंस पहले आते थे सीधे सीधे राजनीतिक संबंधित, वो सब चीजें अब नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट, तो उसी को मैं कराने जा रहा हूँ। तो आइए देखिए, समझिए उसके बारे में थोड़ा सा। ये वैदिक कालीन, इससे पहले हम सारी चीजें इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। वैदिक काल, वैदिक काल इसको देखिए। इसका जो टॉपिक हमारा बचा हुआ था वो विशेषताएं बचा हुआ था। कौन सा टॉपिक था? विशेषताएं। विशेषताएं में हम लोग क्या क्या पढ़ना था? विशेषताओं में हम लोग को पढ़ना था सामाजिक, जो वैदिक कालीन समाज है उसकी सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और उसकी धार्मिक स्थिति, कि ये उसकी स्थितियां कैसी थी। इसको हम दो पार्ट में बांट चुके थे। एक था हमारा वैदिक काल और दूसरा होता है हमारा यहाँ पर पूर्व उत्तर वैदिक काल। एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, ये इसकी विशेषताएं थी। इस विशेषता के टॉपिक में क्या कहता है हमारा, एक तो हमें सामाजिक स्थिति पढ़नी है कि किस प्रकार का समाज था, किस तरह से वो कपड़े पहनते थे, किस तरह से रहते थे, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, परिवार एक साथ रहते थे, अलग अलग रहते थे, वर्ण की क्या व्यवस्था थी, खान पान कैसा था, ठीक है, मनोरंजन के साधन क्या थे। तो इस तरह की चीजें हम लोग समाज में पढ़ते हैं। राजनीतिक स्थिति, किस प्रकार के राजा थे, भूपति थे, क्षेत्रपति थे, किस टाइप के वहां पर राजा थे, जमीन के लिए राजा लड़ रहा है या मनुष्य के लिए लड़ रहा है, गायों के लिए लड़ रहा है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग वहां जानेंगे। आर्थिक स्थिति हम लोग देखेंगे, उनके धर्म से संबंधित चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो इसका सबसे पहला टॉपिक मैं उठा रहा हूँ, जो कि है सामाजिक, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन दोनों टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर लिया जाए, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में उठाते हैं इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में, क्योंकि वैदिक कालीन जो समाज है, वैदिक कालीन समाज की स्थिति क्या थी। वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति, ठीक है। तो इसको हम लोग दो भागों में विभाजित किया था। एक भाग हमारा यहाँ पर था इसका पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल लीन सामाजिक स्थिति, जिसको हम लोग क्या कहते थे, ऋग्वैदिक कालीन। क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। दूसरा पार्ट ये था हमारा जो 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक, ये पार्ट हमारा किस समय का है? 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक हम लोगों से दो भागों में विभाजित किया था। और दूसरा पार्ट हम लोग का यहाँ पर बनता है उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति है, ठीक है। और ये जो काल था हम लोग का 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, इसकी हम सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे। हम लोग एक साथ दोनों टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे, जिससे कि दोनों का अंत तक क्लियर होता है कि सामाजिक स्थिति उत्तर वैदिक कालीन की क्या थी, या फिर हमारे पूर्व वैदिक कालीन ऋग्वैदिक कालीन की सामाजिक स्थिति क्या थी, दोनों में क्या क्या अंतर थे, दोनों की स्त्रियों की दशाएं क्या थी, दोनों में सामाजिक स्थिति, समाज में लोग कैसे रह रहे थे, दोनों की वर्ण व्यवस्था में क्या अंतर था। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो आइए, मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, अब हम दोनों एक साथ लेकर के और दोनों पर ही विचार करते हैं। देखिए, तो ये तो है हमारा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति।
और इधर हम लोग लेंगे यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम यह बात करते हैं समाज को लेकर के कि यहाँ का समाज कैसा था। तो यहाँ का जो समाज था वो पितृात्मक समाज था। कैसा था? पितृसत्तात्मक यहाँ का समाज था। कैसे पता चलता है कि यहाँ का समाज पितृसत्तात्मक था? तो देखिए एक ऋषि हुए यहाँ पर विश्वामित्र, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। ऋषि विश्वामित्र, इन्होंने क्या किया? अपने पुत्रों को घर से निकाल दिया। तो इससे ये जानकारी हमें मिलती है कि यहाँ का जो समाज था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। एक और है रिजास ज्वारी, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रिजास ज्वारी। इसने अपने पुत्र को क्या था? बेच दिया था, 100 जुए में हार गया था। ये जो ज्वारी है ये अपने पुत्र को क्या हुआ है? उसमें जुए में हार चुका है। एक और है अजीगर सुनाशेष, ऋषि सुनाशेष हैं ये। इन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र अजीगर को, इनका एक पुत्र है, अपने पुत्र, नाम है उनका अजीगर, इसको क्या हुए हैं ये 100 गायों के बदले इन्होंने इसको क्या किया? बेच दिया। तो इन जानकारियों से हमें पता चलता है कि यहाँ का जो समाज है वो कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है। एक चीज और यहाँ पर आप देखिए कि मातृपक्ष और पितृपक्ष साथ साथ रह रहे हैं। पितृपक्ष इस समाज में साथ साथ रह रहे हैं, मातृपक्ष और पितृपक्ष साथ साथ रह रहे हैं। ठीक है, रहे हैं। यहाँ और एक चीज देखिए, पूछा जाता है कि माँ, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, इन सब भाइयों के लिए एक नाम दिया गया है और वो क्या नाम है? निरक्त। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि जो ममेरा, फुफेरा, मौसेरा जो भाई हैं उन सब भाइयों को क्या कहते हैं? तो इन भाइयों को कहा गया है निरक्त। ठीक है, तो देखिए कैसे पता चल रहा है कि हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक है। रिजास जो ऋषि विश्वामित्र हैं इन्होंने क्या किया? अपने पुत्रों को घर से निकाल दिया है। रिजास ज्वारी है, ये अपने पुत्रों को जुए में हार जाता है। सुनाशेष है, ये अपने पुत्र को, जो इनका पुत्र है अजीगर को 100 गायों के बदले इन्होंने क्या किया है? उसको बेच दिया है। तो इन सब चीजों को देखकर के हमें जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ का जो समाज है वो कैसा है? पितृसत्तात्मक यहाँ का समाज है। ठीक है, आइए अब इसमें देख लीजिए वर्ण व्यवस्था के बारे में कि यहाँ की वर्ण व्यवस्था कैसी है। हालांकि यहाँ अगर हम समाज की बात करें, उत्तर वैदिक काल में समाज की बात करें, तो यहाँ पर भी समाज क्या है? समाज यहाँ पर भी हमारा पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है। लेकिन स्त्रियों की दशाएं वहां पर क्या हो रही हैं? गिरती जा रही हैं। दूसरा यदि हम यहाँ बात करें वर्ण व्यवस्था को लेकर के, वर्ण व्यवस्था, तो यहाँ जो वर्ण व्यवस्था का मतलब था, तो यहाँ वर्ण का मतलब था, वर्ण का क्या मतलब है? वर्ण के दो मतलब थे। वर्ण का मतलब था रंग से, ठीक है, वर्ण से, रंग से। कैसे रंग से? तो एक तो श्याम वर्ण है, क्या है यहाँ पर? एक तो श्याम वर्ण से आ रहा है इसका मतलब, और दूसरा जो है यहाँ पर गौर वर्ण है। कौन है? गौर वर्ण। अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि जो श्याम वर्ण के लोग हैं वो कौन हैं? वो गैर आर्य हैं, जो आर्य नहीं है। ठीक है, यहाँ के मूल निवासी हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो भारत के ये मूल निवासी हैं। जबकि यदि हम गौर वर्ण की बात करें तो ये आर्य है। ये कौन है यहाँ पर? आर्य है। तो यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो कैसी है? वर्ण व्यवस्था यहाँ पर कर्म प्रधान है। कैसी व्यवस्था है यहाँ? कर्म प्रधान है। कैसे कर्म प्रधान है इसको समझिए। यहाँ की वर्ण व्यवस्था कैसी है? कर्म प्रधान। ये जो वर्ण है, वर्ण का मतलब यहाँ वर्ण से है, चयन से है, रंग से है यहाँ पर। ठीक है, तो एक श्याम वर्ण है, दूसरा गौण वर्ण है। दो प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। जो श्याम वर्ण है वो गैर आर्य है, यहाँ के मूल निवासी हैं,
और जो गौण वर्ण हैं वो आर्य हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि वर्ण व्यवस्था यहाँ पर कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान कैसे कि जो व्यक्ति जो कर्म को करेगा उस प्रकार से जाना जाएगा। जैसे जो दिमाग के काम कर रहे हैं वो ब्राह्मण कहलाएंगे, जो बाहुबली है क्षत्रिय है, ठीक है, ताकतवर है, अपनी भुजाओं से कार्य करते हैं वो क्षत्रिय कहलाएंगे। जो पेट पूर्ति का कार्य कर रहे हैं, उदर भरने का कार्य कर रहे हैं वो वैश्य कहलाएंगे। और जो दास हैं, जो सेवा करते हैं, जो दास हैं सेवा करते हैं वो शूद्र कहलाएंगे। तो यहाँ जो ये जो वर्ण व्यवस्था है वो हमारी कैसी है, कर्म प्रधान है। और ये जो वर्ण व्यवस्था हमारी है इसको ऋग्वेद में, ऋग्वेद के कौन से में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, विवाह सूक्त है, नदी सूक्त है और हमारा पुरुष सूक्त है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है पुरुष सूक्त के बारे में कि भाई यहाँ पर एक पुरुष सूक्त, एक विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर चतुर्वर्णीय व्यवस्था कहा गया है, उसे क्या कहा गया है, चतुर्वर्णीय व्यवस्था। तो पुरुष सूक्त में क्या है कि जो व्यक्ति सिर से अपने दिमाग का कार्य करते हैं तो उन्हें क्या कह दिया गया, ब्राह्मण। क्या कहा गया, ब्राह्मण। जो व्यक्ति बाहु से कार्य कर रहे हैं, भुजाओं से कार्य कर रहे हैं तो वो कौन हो गए, वो हो गए क्षत्रिय। कौन हो गए, क्षत्रिय। जो व्यक्ति पेट भरने का कार्य करते हैं, उदर पूर्ति का कार्य करते हैं, ठीक है, उदर लिख देता हूं, तो वो कौन हो गए, वो हो गए वैश्य। और जो व्यक्ति सेवा कर रहे हैं, ठीक है, जो दास हैं उनको क्या कहा जाएगा, पैर, वो हो गए हमारे शूद्र। तो ये एक ऐसी चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी यहाँ पर जो कि कर्म प्रधान थी। जिस प्रकार का आप कार्य करेंगे उस प्रकार से ही आप वहां पर जाने जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार से आप ये कार्य करेंगे तो उस प्रकार से आप यहाँ जाने जाएंगे। लेकिन यदि हम यहाँ बात करते हैं वर्ण को लेकर के कि यहाँ की वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो जानिए यहाँ के बारे में भी। मैं इन दोनों के पाठ करके आपको बता रहा हूं कि यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में, दोनों सामाजिक व्यवस्थाओं में क्या अंतर है। तो आइए समझिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ जो अब वर्ण व्यवस्था है उसके लिए अलग अलग नाम हो गए हैं, शब्द अपनाने की भी अलग अलग व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से वर्ण व्यवस्था का मतलब कर्म प्रधान नहीं रह जाता है। यहाँ से वर्ण व्यवस्था का मतलब कर्म प्रधान नहीं रहता है। तो क्या बन जाता है यहाँ करके, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं उपनयन संस्कार आपने पढ़ा होगा, जाना होगा। उपनयन संस्कार जिसे हम जनेऊ पहनते हैं, क्या करते हैं, जनेऊ जिसे हम कहते हैं। तो एक उपनयन संस्कार भी उसे द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, द्विज कहा जाता है। क्या है, उपनयन संस्कार है। क्या है, उपनयन संस्कार यहाँ पर आ जाता है, उपनयन संस्कार। इससे मतलब क्या बनता है कि जो ब्राह्मण है, कौन है, जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है, उपनयन संस्कार में क्या है कि ब्राह्मण हो गया। दूसरा आप जाने हैं क्षत्रिय के बारे में, दूसरा कौन हुआ, क्षत्रिय। और तीसरा आप कौन जान रहे हैं, वैश्य के बारे में। और यहाँ पर जो हमारा जनेऊ है, जो उपनयन संस्कार है, जो चौथा हमारा बचता है शूद्र, उसके लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो ये बसंत ऋतु में ये जो ब्राह्मण है, ये जो सूट पहनते हैं, ये बसंत ऋतु। ये हम बात करें तो शीत ऋतु की, और ये हम बात कर रहे हैं तो ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जो हमें जनेऊ पहनने का या उपनयन संस्कार का जो मौका मिलता है वो 8 वर्ष में मिल रहा है ब्राह्मण के लिए। किस वर्ष में, 8 वर्ष में, जबकि यहाँ 11 वर्ष में, और यहाँ हम बात करें तो 12 वर्ष में। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि जो धागा होता है, जो धागा होता है जिसे हम यहाँ से पहनते हैं, इस प्रकार से धागा को जो हम पहनते हैं, तो यहाँ पर जो धागा होता है उनकी भी कैटेगरी अलग अलग बांट दी गई है। क्या क्या कैटेगरी बांटी गई है, देखिए। तो ये सूत का धागा पहन रहे हैं, ये सन का धागा पहन रहे हैं, और ये ऊन का धागा पहन रहे हैं। किसका, ऊन का। ठीक है, इनके लिए जो मंत्र बनाए गए वो मंत्रों को भी अलग किया गया। तो आप जानते हैं गायत्री मंत्र के बारे में, तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको गायत्री मंत्र दिया गया अभी पढ़ने के लिए। यहाँ है जो उसे त्रिष्टुप मंत्र दिया गया, क्या दिया गया, त्रिष्टुप मंत्र। और यदि हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ दिया गया जगती मंत्र, और ये सबसे ज्यादा फेमस भी रहा है। कौन सा मंत्र है ये, जगती मंत्र है। ये सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, हालांकि सभी पूछे हुए।
तो यहाँ से देखा गया कि यहाँ जो है अलग अलग कैटेगरीज को बांट दिया गया है। ठीक है, जो अंतिम संस्कार हो रहा है उनके अलग अलग टीले बनाए जा रहे हैं। ब्राह्मण का टीला अलग देखने को मिल रहा है, क्षत्रिय का अलग मिल रहा है, वैश्य को अलग मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो कर्म प्रधान ना रह करके यहाँ व्यक्ति की जो है इसका मतलब जाति से कर दी गई है। वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई, जाति प्रधान यहाँ पर हो गई है। जबकि यह व्यवस्था कैसी थी, उसकी कर्म प्रधान थी, जो कार्य करेगा उससे जाना जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि पिताजी जो है वो क्षत्रिय है, अगर बेटा उनका मस्तिष्क से कार्य कर रहा है तो ब्राह्मण जाना जाएगा, माताजी किसी की नौकरी कर रही जा करके तो वो शूद्र जानी जाएंगी। तो ये वहां पर जरूरी नहीं था कि एक जाति में हम जिस जाति में जन्म ले रहे हैं तो उसी जाति में रहेंगे, ऐसा यहाँ पर था। लेकिन यहाँ व्यवस्था जो थी वो आपकी कर्म प्रधान ना होकर के जाति व्यवस्था पर डिपेंड हो गई थी। आप ब्राह्मण हैं तो ये सब काम करेंगे, आप क्षत्रिय जाति में जा रहे हैं तो ये सब आपके साथ में होगा, आप वैश्य हैं तो ये होंगे आप। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो शूद्र हैं उनके लिए कोई उपनयन संस्कार नहीं दिया गया है, तो ये इनकी जातियों में यहाँ पर अंतर हो रहा है। आइए अब देखते हैं स्त्रियों की दशा के बारे में कि उस समय स्त्रियों की दशा कहती थी। हालांकि स्त्रियों की दशा यहाँ पर अच्छी थी। समझिए, स्त्रियों की दशा थी वो किस स्थिति में थी। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर स्त्रियों की दशाओं के बारे में कि उस समय की स्त्रियों की दशाएं कैसी थी। तो देखिए स्त्रियों की दशाओं के बारे में, स्त्रियों की दशा। तो दोस्तों यहाँ जो स्त्रियों की दशा थी ना ये एकदम अच्छी थी। स्त्रियों की दशा यहाँ पर कैसी थी, अच्छी दशाएं थी यहाँ पर। ठीक है, स्त्रियों की दशा यहाँ पर भी अच्छी है लेकिन कुछ गिरावट यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जबकि यहाँ पर स्त्रियों की दशा एकदम सर्वोत्तम के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और स्त्रियों को कहा जाता है कि स्त्री ही घर है, जिसे जायदेस्तम कहा गया है। क्या कहा गया है स्त्री को, जायदेस्तम। स्त्री को क्या कहते हैं, जायदेस्तम। ठीक है, कहा गया कि स्त्री ही घर है, स्त्री ही घर है। ठीक है, तो ये स्त्रियों की दशाओं के बारे में ना कि यहाँ जो स्त्रियों की दशा थी एकदम बढ़िया थी, सर्वश्रेष्ठ थी। स्त्रियां जो थी यहाँ पर सभा समिति में भाग ले सकती थी कि जो भी सभा समिति है, सभा समिति में भाग ले सकती हैं। स्त्रियों की यहाँ पर विधवा विवाह भी था। यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा नहीं थी, बहुपत्नीत्व प्रथा नहीं थी। बहुपत्नीत्व प्रथा से मतलब समझते हैं, बहुपत्नीत्व प्रथा नहीं थी, मतलब एक पति जो है कई पत्नियों को नहीं रख सकता है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। तो ये सब कुप्रथाएं ही तो हैं। बहुपत्नी प्रथा रखना ये भी कुप्रथा है, जो कि यहाँ नहीं थी। विधवा विवाह था यहाँ पर, क्या था, विधवा विवाह था, ये भी एक अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, तो विधवा विवाह यहाँ पर क्या था, यहाँ था विधवा विवाह से जो उत्पन्न संतान होती थी, जो उत्पन्न संतान है, संतान, उसको दधी शब्द कहते थे। क्या कहते हैं, पूछा जाता है भाई, ध्यान रखेंगे, दधी शब्द। विधवा विवाह, जो स्त्री विधवा है, किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है और उसके साथ द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है तो उसको क्या कहते हैं, दधी शब्द कहते हैं। जो विधवाएं अपने देवर के साथ शादी कर रही हैं, देवर के साथ, जो विधवाएं जो अपने देवर के साथ शादी करती हैं तो उससे जो उत्पन्न पुत्र है उसे क्षेत्रज कहा गया है। क्या कहा गया है, क्षेत्रज कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो शादी नहीं करती हैं, विवाह नहीं करती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अविवाहित स्त्रियों को, अविवाहित स्त्रियों को अमाजु कहा गया है। क्या कहा है, अमाजु। ऋग्वेद के 8वें मंडल में ये बताया गया है कि जो स्त्रियां अविवाहित रहती थी, जो शादी नहीं करती थी, जो अमाजु थी, वो अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती थी। ये बात 8वें मंडल में कही गई है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में बताया गया है कि जो स्त्रियां अविवाहित हैं, अमाजु हैं, वो क्या कर सकती हैं, अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए तो स्त्रियों की दशा एकदम सर्वोत्तम थी, बढ़िया स्त्रियों की दशा थी। अब यहाँ पर कुछ विदुषी महिलाएं भी थी, ब्रह्मवादिनी से हम कह सकते हैं, ऋषिका कह सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी थी वो, अपाला, घोषा,
निवावरी, लोपामुद्रा, अपाला घोषा, निवावरी, लोपामुद्रा, विश्वारा। तो ये जो महिलाएं थी वो कौन सी महिलाएं थी? ये विदुषी महिलाएं थी। क्या नाम को देंगे? विदुषी महिलाएं, विदुषी महिलाएं, ठीक है। जो ऋषिका कह सकते हैं, ब्रह्मवादिनी कह सकते हैं इन महिलाओं को। तो कौन है ये? अपाला, घोषा, निवावरी, लोपामुद्रा, विश्वारा। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं, यहाँ भी विदुषी महिलाएं दिखाई पड़ेंगी, लेकिन दोनों में फर्क आएगा। क्या फर्क है देखिए। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है कि जो स्त्रियां हैं वो सभा समिति में भाग नहीं ले सकती हैं। जो स्त्रियां हैं वो सभा और समिति में भाग नहीं ले रही हैं। विधवा विवाह यहाँ पर भी प्रचलित में है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि हाँ भाई, कुछ कुप्रथाओं के साथ साथ कुछ अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं। विधवा विवाह प्रचलित है। लेकिन यहाँ पर बहुपत्नित्व प्रथा आ गई। क्योंकि एक व्यक्ति कई पत्नियों को यहाँ रख सकता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि याज्ञवल्क्य जो ऋषि हुए उनकी 2 पत्नियां हैं, एक मैत्रायणी और एक कात्यायनी, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में देखा जाए, शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि स्त्री अर्धांगिनी है। स्त्री क्या है? अर्धांगिनी है। तो यहां से हमें पता चलता है कि हाँ भाई, स्त्रियों की दशा कैसी है? अच्छी है। स्त्रियों की दशा कैसी है? अच्छी है। इन्हीं पर हम बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में। इन सबको मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री जो है समस्त दुखों का कारण है। समस्त दुखों का कारण है। स्त्री कौन कारण है? स्त्री समस्त दुखों का कारण। स्त्री समस्त दुखों का कारण है, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। ऐसी हम बात करते हैं मैत्रायणी की। तो वहां कहते हैं कि स्त्री सुरा, शराब, पासा, जुआ इसके समान एक बुराई है, ठीक है। तो यहां से पता चल रहा है कि स्त्री की दशा में एक गिरावट आई है। ही आप जानते हैं कि छांदोग्य उपनिषद के बारे में। छांदोग्य उपनिषद, तो यहाँ क्या होता है, इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि और जो गार्गी है उनके आपस में संवाद को दिखाया गया है। जो दार्शनिक संवाद दोनों के बीच में होता है। आगे चल करके जब याज्ञवल्क्य ऋषि जो है वो गार्गी से हारने लगते हैं तो वो उसे डांट देते हैं, कहते हैं आप स्त्री हैं, स्त्री की सीमा में रहिए वरना हम आपका सिर फोड़ देंगे। तो इस प्रकार से उन्हें डांटने लगते हैं। तो ये सब दिखाई देता है। तो यहाँ से पता चलता है कि हाँ, स्त्री की दशा जो है वो वास्तव में कमजोर होने लगी है। यहाँ पर भी कुछ विदुषी महिलाएं हैं। यहाँ पर क्या है? कुछ विदुषी महिलाएं। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। देखें कौन कौन सी विदुषी महिला है यहाँ पर। गार्गी, मैत्रायणी, कात्यायनी, कास्यकनी, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने अगर कभी इसको ठीक से कभी पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव देखा, तो आप जानते हैं ये सारे नाम तो आपसे पूछे जाते हैं। अच्छे से इनको 2-3 बार पढ़िए, आपको कंठस्थ हो जाएगा। वेदवती, सुबला, तो ये सब जो महिलाएं हैं, वेदवती, सुबला, ये महिलाएं कैसी हैं? सब ये सब महिलाएं यहाँ पर विदुषी महिलाएं हैं, ब्रह्मवादिनी है, ऋषिका है ये महिला। तो ये हो गई हमारी स्त्रियों की दशा के बारे में कि स्त्रियों की दशा में क्या अंतर था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ के जो आभूषण थे, खान पान था। तो आभूषण और खान पान में दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी जो आभूषण है वो निष्क है, रुक्म है, जो गले का हार होता था उसे रोकी कहते हैं। जो सोने चांदी के जेवर बनाए जाते थे उन्हें निष्क कहते हैं। तो यहाँ सब चीजें वही थी। खान पान में भी अंतर नहीं था। खान पान में भी दोनों में अंतर नहीं था।
खान पान में लगभग समान थे। बस क्या चीज थी यहाँ पर, खान पान की यदि हम यहाँ बात करते हैं खान पान की, तो जो हमारा ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल में तवा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चावल, रोटी, नमक, मछली का ज्ञान नहीं था। मछली का ज्ञान यहाँ इन चीजों का ज्ञान यहाँ पर नहीं था। जबकि जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो हमें तवा, चावल, रोटी, मछली, नमक का ज्ञान हो गया। ठीक है, ये उत्तर का वैदिक काल की बात हो गई। देखिए यहाँ पर जो गाय थी हमारी वो अगन्या के रूप में थी। गाय कैसी थी? अगन्या के रूप में। लेकिन आप एक वर्ड सुनते हैं गौतर, क्या सुनते हैं? गौतर। तो गौ का मतलब होता है गाय और तर का मतलब होता है तर लेना। तो जब भी कोई विशेष अतिथि कोई आता था तो वहां पर गाय के हम लोग भोजन के रूप में वहां पर गाय को यूज कर सकते थे। लेकिन वैसे गाय जो थी वो अगन्या के रूप में थी और गाय का मांस हम लोग वर्जित था, नहीं खाया जाता था। लेकिन किसी विशेष उत्सव में या कोई विशेष मेहमान आया हुआ है तो उस समय आप लोग गाय को जो थे ये लोग उसके मांस को जो था खान पान में यूज करते थे। इसीलिए वहां से कहा गया है गौतर के बारे में। तो गौतर वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये गौतर था वहां पर। बाकी तो कुछ विशेष नहीं है दोनों में, बाकी सब चीजें लगभग समान थी। यहाँ जो क्षीर पकोदन था, जो क्षीर पकोदन में क्या होता था कि दूध के साथ में जौ मिलाते थे। ठीक है, तो क्षीर पकोदन कहा जाता था। सोमरस यहाँ पर पीते थे ये लोग, सुरा का यूज करते थे, यहाँ भी करते थे और यहाँ भी करते थे। ये आभूषण निन्निस के पहनते थे, यहाँ भी पहनते थे, यहाँ रुक्म पहनते थे, यहाँ भी पहनते थे। ठीक है, यहाँ जो खान पान था सेम ही खान पान था। यहाँ चौपड़ खेलना है, पासा खेलना है, मनोरंजन करना है, मनोरंजन में पशुओं को ये सब काम यहाँ भी करते थे, ये सब काम यहाँ पर भी करते थे। तो ये सब चीजें आपस में कैसी हो जाती हैं? ये सब चीजें आपस में समान हो जाती हैं। अब अगला टॉपिक हम लोगों का आता है, तो अपने टॉपिक तो अगले टॉपिक को देख लेते हैं। इसी में जो थे कि हमने एक टॉपिक कवर कर चुके हैं। दूसरा हमारा टॉपिक यहाँ पर था राजनीतिक व्यवस्था। क्योंकि हम लोग विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो 2 दिन में एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक बनता है राजनीतिक विशेषता। ठीक है, कि उसमें की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऋग वैदिक कालीन राजनैतिक स्थिति, और दूसरा हमारे यहाँ टॉपिक बनता है उत्तर वैदिक कालीन राजनैतिक स्थिति। 1000 BC से लेकर के 1000 BC से 600 BC तक। और ये हमारा है, इसको दूसरा नाम हम लोग दिए थे ऋग वैदिक के लिए पूर्व वैदिक कालीन राजनैतिक स्थिति। और इसका जो टाइम पीरियड है हमारा वो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक। तो दोस्तों जानते हैं तो पहले तो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ का जो राजा कैसा है और यहाँ का वो राजा कैसा है। तो आइए देखते हैं। जैसे सपोज कर लो अगर ये एक जमीन का टुकड़ा है तो इसमें बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये छोटे छोटे जनों में विभाजित है। क्या है? छोटे छोटे जनों में विभाजित। तो ये पूरा क्या है हमारा यहाँ पर जन है। ठीक है, सबसे ये क्या है हमारा जन है। तो ये कई टुकड़ों में विभाजित हो सकता है। ऐसे देखिए, इसको समझिए आप थोड़ा सा इस प्रकार से। तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पर जो होगी, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये भी पूरा एक जन है। और ये क्या है हमारा, यहाँ पर भी ये जन है। ये पूरा क्या है? जन है। जन से जन मिलकर क्या बनता है? जनपद बनता है। जब ये दोनों जन आपस में एकत्रित हो जाएंगे, ये दोनों जन आपस में क्या करेंगे, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को जीत लेंगे तो क्या बनेगा ये? तो ये दोनों जन इकट्ठे हो जाएंगे और मिलकर क्या बन जाएगा यहाँ से, ये मिलकर बन जाएगा यहाँ से जनपद। क्या बन जाएगा? जनपद बन जाएगा।
इसके बाद में ये जनपद बना, ये जनपद बना, ये जनपद बना, और जब ये जनपद एक दूसरे जनपद को जीतेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर महाजनपद बनेगा। ये चीज हम आगे देखेंगे। और ये जब एक महाजनपद आता है पूरे उत्तर भारत में एक सम्राट बनता है जो कि मगध सम्राट उभर के आता है, ठीक है, तो वो स्थिति हम लोग आगे जानेंगे। तो अभी यहाँ पे स्थिति क्या थी, जो हमारी स्थिति ऋग वैदिक काल की है, तो जन क्या है आपस में संघर्षरत हो रहे हैं। कैसे संघर्षरत हो रहे हैं और जन से छोटी इकाइयां क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो ये हमारा पूरा क्या है यहाँ पर जन है, तो इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, सबसे छोटी इकाई यहाँ पर क्या है, तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पर होती कुल। कुल का मतलब समझते हैं एक परिवार, जिसमें एक रक्त संबंध होता है, जिसमें एक परिवार के लोग रह रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुल कहते हैं। इससे जब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलता है हम लोग को, ग्राम मिलता है। क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, ग्राम मिलेगा, ठीक है। और जब ग्राम से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, विष मिलेगा। अभी लिखते रहना फिर आगे समझ लेंगे इसको। और विष से जब कई विष मिल जाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, जल। आप समझिए, जब कई परिवार इकट्ठे होते हैं, कुल का मतलब परिवार है, जब कई परिवार इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनेगा, ग्राम बन जाएगा। जब बहुत सारे ग्राम इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनेगा, विष बन जाएगा। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ग्राम इकट्ठे हो जाते हैं तो ब्लॉक बनता है, तहसील बनता है। ऐसे जब बहुत सारे विष इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा, जन बनेगा। तो ये जो प्रक्रिया है हमारी यहाँ तक की ऋग वैदिक काल की, तो जन तक ही सीमित है। जबकि हम लोग यहाँ देखिए आकर के इस स्थिति में हम लोग देखेंगे तो ये जो जन है आपस में, ये जो जन है आपस में, और ये जन आपस में एक दूसरे की भूमि का अधिग्रहण करते हैं, छीन लेते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। तो लड़ने के बाद ये क्या बना लेते हैं यहाँ पर, ये जनपद बना लेते हैं। तो यहाँ क्या स्थिति हम लोगों को देखने को मिल रही है, जनपद स्थिति देखने के लिए हमें मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे छोटे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे लेखपाल के एग्जाम में, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई क्या थी। ऋग वैदिक काल में सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई क्या थी, तो सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई यहाँ पर क्या है, ऋग वैदिक काल में जन है। जबकि उत्तर वैदिक काल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगी, जनपद होगी। इससे आगे अगर आपसे कभी पूछा जाता है, जब हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर महाजनपद होगी 600 ईसा पूर्व के आगे की जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो मुखिया है, वो क्या करना है, इस कुल की रक्षा करेगा, इसमें जो व्यक्ति रह रहे हैं उनकी रक्षा करेगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ के जो राजा को हमने क्या कहा गया, कुलपति कह दिया। पूरे ग्राम की रक्षा कर रहा है ये, तो क्या कहा गया, ग्रामपति। आप समझ लीजिए, ये सब चीजें समझ लेंगे कि रटना कुछ रट नहीं पाएंगे आप इसको समझ लीजिए, तभी आपको याद रह सकता है। तो क्या कहा जाएगा, ये ग्रामपति कहा जाएगा। अब ये विष की रक्षा कर रहा है तो क्या कहेंगे उसको, विषपति या फिर विषमपति भी नाम मिलता है। ये क्या मिलता है, विषमपति, ठीक है। अब यहाँ बात कीजिए, अब ये जो राजा है किसकी रक्षा कर रहा है, ये पूरे जन की रक्षा कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, जनस्व गोपा कहेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऋग वैदिक काल में राजा को क्या कहते हैं, तो ये सबसे बड़ी इकाई है तो उसको हम जनस्व गोपा कहेंगे। क्योंकि यहाँ का जो राजा है वो उसी क्षेत्र के लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपने जनों के लिए लड़ रहा है, गायों की रक्षा कर रहा है, अपने कबीले की रक्षा कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए, अब हम उत्तर वैदिक काल की राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ का जो राजा है वो इस कबीले का राजा इस कबीले को जीतना चाहता है। इस कबीले का राजा क्या करेगा, इस कबीले को जीतना चाहेगा। जब इसको जीतना चाहेगा और इसकी भूमि का अधिग्रहण करना चाहेगा तो क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहा है। अब क्षेत्र बढ़ाने के कई तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो क्षेत्र बढ़ाया गया उत्तर वैदिक काल में, तो आपने देखा है कि विदेह माधव और गौतम राहुगढ़, विदेह माधव का जो गुरु था गौतम राहुगढ़, जब विदेह माधव अपने मुंह से घृत की आवाज निकालता था तो एक विशाल अग्नि प्रज्वलित होती थी। ये बात सतपथ ब्राह्मण में बताई गई है। और ये सरस्वती नदी के किनारे रहता था, पूर्व की ओर चलता चला गया ये, और इसकी अग्नि जो थी अचानक गंडक नदी के आसपास जाकर के बुझ गई थी और नर्मदा नदी के सहारे ये आगे बढ़ता गया था। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसकी अग्नि समाप्त हो जाती है गंडक नदी के पास में जाकर के, तो इसीलिए वहां पर अथर्ववेद में जो हमारा मगध है, जो अंग है, उसको क्या कहा गया, ध्रुव प्रदेश कहे गए, ध्रुव प्रदेश उसको कहे गए हैं वहां पर, ठीक है। तो एक तो तरीका ये था। दूसरा ये था कि यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन आते आते 1000 ईसा पूर्व में एटा के अश्विनी खेला से सबसे एक महत्वपूर्ण भूमिका रही लोहे की खोज होनी, ठीक है, जो कि विशाल परिवर्तन लेके आता है। लोहे की जब खोज हो जाती है तो लोहे से क्या होता है, एक हम लोग कुल्हाड़ी बना लेते हैं, कुल्हाड़ी बना के क्या करेंगे, बहुत सारे जंगलों को काटेंगे और जमीन का हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग जमीन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं।
कुल्हाड़ी से दोहे की जानकारी हो गई, तो जमीन की अच्छे से खुदाई हो रही है, गहरी जुताई संभव हो रही है। गहरी जुताई जो संभव हो रही है तो क्या हो रहा है, फसल अच्छी हो रही है, क्योंकि गहरी जुताई जब हम करेंगे तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उधर पूर्ति होगी, उधर पूर्ति होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो जनसंख्या का विस्फोट यहाँ हो रहा है, यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो इस सब चीजों में यहाँ अंतर होता है। तो यहाँ का राजा हर प्रकार से, चाहे कुल्हाड़ी का यूज करके, चाहे आग का यूज करके, या फिर आपस में संघर्षरत रह करके वो क्या करना चाहता है, वो अपनी जमीन को बढ़ाना चाहता है, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। जब ये भू को बढ़ाना चाह रहा है, जमीन का मतलब क्या होता है, भू होता है, जब भू को बढ़ाना चाहता है तो यहाँ का राजा क्या कहलाएगा, यहाँ का राजा कहलाएगा भूपति। क्या कहलाएगा, भूपति। तो ये दोनों में फर्क हो गया, यहाँ के राजा को जनस्व भूपा क्यों कहते हैं और यहाँ के राजा को हम भूपति क्यों कह रहे हैं, तो दोनों के अंतर शायद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ का जो राजा है वो क्या करता है, भूपति कहलाता है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ का राजा एक कबीले को, जैसे सपोज कर लेते हैं, ये जो कबीला है हमारा, ये क्या नाम है इसका, पुरु है, और ये जो कबीला है हमारा, इसका नाम भरत है। तो ये क्या करेगा, पुरु प्लस भरत, राजा क्या करेगा, इसको जीत लेगा, और पुरु जब भरत को दोनों को जीत लेगा यहाँ पर, तो एक महाजनपद बनेगा, और वो क्या होगा, कुरु महाजनपद। क्या होगा, कुरु महाजनपद, सॉरी कुरु जनपद, कुरु जनपद हो गए। ठीक है, जब ये पुरु राजा, पुरु कबीला जो है भरत को जीत लेगा, या भरत कबीला पुरु को जीत लेगा, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बनेगा, कुरु जनपद बनेगा। और इसका जो राजा है, इसको नोट कर लीजिए, पूछा जाता है, इसका जो राजा है वो राजा है परीक्षित। कौन राजा है, परीक्षित, जिसे हम मृत्युलोक का राजा कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में ये बात बताई गई है कि यहाँ पर ना तो कभी अकाल पड़ा है, ना भी कभी कीट पतंगों या टिड्डों का कोई भी आक्रमण किसी प्रकार का यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो जैसे एक ये हो गया, पुरु और भरत मिलकर आपस में क्या जनपद बना रहे हैं, कुरु जनपद बना रहे हैं। आगे चलकर आप देखेंगे जनपद आपस में लड़ के क्या बना लेंगे, महाजनपद बना लेंगे। तो ये जो जनपद है कुरु जनपद, इसका राजा कौन है, राजा परीक्षित है। ठीक है, जिसको हम मृत्युलोक का राजा कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में इस बात को कहा भी गया है कि यहाँ पर ना तो कभी अकाल पड़ा है और ना ही कभी यहाँ पर कीट पतंगों का आक्रमण हुआ है। अगर हम बात करते हैं, सपोज कर लो ये किसी, हम नाम ले लेते हैं, क्या नाम ले लेते हैं, इसको किवी लेते हैं। चलिए, ये किवी हो गया, और इसको हमने यहां से ले लिया तुर्बस, किवी के साथ में क्या ले लिया। अब ये दोनों आपस में संघर्ष करते हैं, और दोनों ने क्या करके, तुर्बस प्लस के लिए दोनों ने मिलकर के यहाँ पांचाल जनपद बना लिया। कौन सा बना लिया, पांचाल जनपद। नंबर 2 डाल के इसे नोट कर लेना, पांचाल जनपद बना लिया। ये जो पांचाल जनपद है, इसका राजा कौन है, पिरवाहन जयवली। कौन राजा है इसका, पिरवाहन जयवली और उद्वालक। ठीक है, तो ये आपस में लड़ रहे हैं, तुर्बस और किवी आपस में लड़ रहे हैं। इन दोनों ने लड़कर के एक जनपद बना दिया, इसका क्या नाम हुआ, पांचाल जनपद हुआ। तो एक प्रकार से यहाँ एक कबीला जो है दूसरे कबीले को जीत रहा है, तो दूसरे कबीले को नहीं जीत रहा है, दूसरे कबीले की जो क्षेत्र है, जो भूमि है, उसको जीत रहा है। जबकि यहाँ का जो राजा था वो अपनी जन की रक्षा कर रहा है, अपनी गाय की रक्षा कर रहा है, अपने यहाँ के जो लोग उनकी रक्षा कर रहा है। ठीक है, वो किसी क्षेत्र के लिए कार्य यहाँ पर संघर्ष नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ये लड़ाई करते हैं, किस प्रकार से ये लड़ते हैं, अभी आपको बताते हैं। अब देखिए, इसमें और एक देखते हैं। अगर सपोज कर लो कि ये जो कबीला है हमारा, ये वाला सिबी है, क्या नाम इसको दे देते हैं, सिबी है, और इसको नाम देते हैं भलानस, भलानस। ठीक है, तो सिबी और भलानस ये आपस में संघर्षरत हैं, और क्या करेंगे ये, तो सिबी प्लस भलानस, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर कैकेय जनपद बना लेंगे। कैकेय जनपद बनाएंगे, जिसका राजा कौन है, जब कैकेय जनपद का, कैकेय जनपद का जो राजा है वो एक दार्शनिक राजा है, जिसका नाम है अश्वपति। कौन राजा है यहाँ पर, अश्वपति है, जो कि दार्शनिक राजा है। ठीक है, तो यहाँ का जो राजा है उत्तर वैदिक काल की जब हम बात करेंगे, तो वहां के जो आपस में जो कबीले के राजा है वो एक दूसरे के क्षेत्र को जीत रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भूपति कहा जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ किसी मनुष्य के पीछे, किसी जन के पीछे लड़ाई हो रही है। कैसे हो रही है समझिए।
आपने ऋग्वेद के 9वें मंडल में पढ़ा होगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में ठीक है। यहां क्या हुआ था कि जो ऋषि थे विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र को हटा करके ऋषि विश्वामित्र को हटा दिया गया है। और जब ऋषि विश्वामित्र को हटा दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, ये एक 10 आर्य, जिसमें 5 आर्य हैं 5 अनार्य हैं, 10 राजाओं का एक समूह बनाते हैं। और 10 राजाओं में कौन कौन थे, 5 आर्य हैं और 5 अनार्य हैं। इनको हटाता कौन है, अभी आपको बता रहे हैं। तो जो आर्य राजा थे वो कौन थे, यदु, द्रुहु, किर्बी, तुर्वस, यदु, द्रुहु, किवी, तुर्वस, अनु। और जो अनार्य राजा हैं, जो 5 अनार्य राजा हैं, उनके नाम में लिख लीजिए, अनिल, पथ, शिव, विशासिन और भलान। तो ये 5 राजा अनार्य और ये 5 राजा आर्य, ये दोनों इकट्ठे होकर के, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। और राजा सुदास, जो कि कौन से राजा है, आर्य, राजा सुदास जो कैसे राजा थे, आर्य थे ये। और ये भरत वंश के थे, किस वंश के थे ये, भरत वंश के। यहां इसको कहते हैं त्रिशु वंश। कौन सा वंश, त्रिशु वंश। कौन सा वंश, त्रिशु वंश कहते हैं हम इसको। तो ये आपस में संघर्षरत होते हैं। कहां लड़ाई होती है इनकी, तो होती है इनकी रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, जिसको कहा जाता है परोशनी नदी। क्या कहा जाता है, परोशनी नदी। तो इस नदी के तट पर लड़ाई होती है और कौन जीत जाता है, राजा सुदास यहाँ पर जीत जाते हैं। राजा सुदास क्या करते हैं, यहाँ जीत जाते हैं। इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है। क्यों लड़ाई होती है, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र को हटा दिया जाता है, ऋषि विश्वामित्र को हटा दिया जाता है। जब ऋषि विश्वामित्र को हटाया जाता है तो ये ऋषि 5 आर्य 5 अनार्यों का एक संघ तैयार करते हैं। और ये संघ क्या करता है, राजा सुदास इनको हटाते हैं तो राजा सुदास से ये युद्ध करते हैं। राजा सुदास जो भरत वंश के हैं, आर्य वंश, आर्य राजा हैं, ये भरत वंश के हैं, त्रिशु वंश के हैं। रावी नदी के तट पर, परोशनी से कहा जाता था, इसके तट पर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और राजा सुदास जो होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पर जीत जाते हैं। ठीक है, राजा सुदास यहाँ पर जीत जाते हैं। तो ये जो युद्ध हुआ क्यों हुआ, किसी जन के पीछे। ये किसी भूमि को लेकर के युद्ध नहीं हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है किसी जन को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के। और वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है विश्वामित्र। ठीक है, ये विश्वामित्र अपनी पुरानी पदवी पाना चाहते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर जो युद्ध होता है वो किसी जन को लेकर के हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो युद्ध होता है वो किसी भू को लेकर के हो रहा है, किसी जमीन को लेकर के हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी।